हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडी से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग जो है दक्षिण भारत की ओर बढ़ चले हैं। मीन्स दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। उससे संबंधित जो राजवंश है, उन राजवंशों के जो शासक है, विभिन्न महान शासक जिनके द्वारा जो विभिन्न कार्य किए गए हैं, उनसे संबंधित जो प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम लोग है मूल रूप से उन सब बातों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग जो है पिछले वीडियोस में हमने जो संगमकालीन जो राज्य थे, चोर, चेर, पांड्य, इन सब के बारे में हमने बातें की थी। इनसे जो प्रश्न एग्जाम्स में बनते हैं, इनके शासकों के कार्य से संबंधित या इन वंशों के जो भी इनसे प्रश्न बनते हैं, इन वंशों से, इन शासकों से संबंधित, तो हमने पिछले वीडियोस में उस संगम काल से संबंधित बातों को जानने का प्रयास किया था। फिर उसके बाद जो हमने पल्लव वंश से संबंधित बातों को जानने का प्रयास किया था। और ये जो दक्षिण भारत का इतिहास जो हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जो है हम लोग यानी कि इस क्रम में जो है हम लोग इस दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के क्रम में इस मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जो भी वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं मूल रूप से, तो उसके बारे में जो है मैप का सहारा ले रहे हैं। यानी वो जो राजवंश है वह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, उनके पड़ोसी जो राज्य है, यानी उनके समकालीन या उनके आस पड़ोसी के जो राज्य उस काल में थे, उनसे संबंधित बातों को, उनसे संबंधित तथ्यों को जोड़कर जो है हम इस दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे हैं। यानी मूल रूप से जो है हम लोग मैप का सहारा लेकर के जो है ऐतिहासिक तथ्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम लोग जो आज जो है इस दक्षिण भारत के इतिहास के जानने के क्रम में जो है आज हम लोग मूल रूप से इस वीडियो में जो है चालुक्यों के बारे में, यानी चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो चालुक्य है, इस चालुक्य वंश ने कई शाखाओं में शासन किया था। मीन्स ये इसके जो शासक थे कई शाखाओं में विभाजित थे और ये कई शाखाओं में बंटकर जो है अलग अलग क्षेत्रों में शासन करते हैं। और जिन क्षेत्रों में ये शासन करते हैं उस क्षेत्रों के नाम पर ही जो इस वंश का नाम जाता है। जैसे कि ये जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो ये क्षेत्र है, तो इस पर जो शासन करते हैं ये वातापी के चालुक्य कहलाते हैं। वहीं वेंगी के इस क्षेत्र में जो है आंध्र प्रदेश का जो ये क्षेत्र रहता है, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का जो ये क्षेत्र है वह वेंगी के चालुक्य के नाम से जाने जाते हैं। वहीं जो है महाराष्ट्र के यानी कि राष्ट्रकूटों के बाद जो ये वंश उभर कर सामने आता है, यानी चालुक्यों की जो एक शाखा, ये कल्याणी के चालुक्य माने जाते हैं। यानी जिन भी क्षेत्रों में इसके जो विभिन्न शाखाएं उत्पन्न हुई, शाखाएं स्थापित हुई चालुक्यों के, तो उनका नामकरण उन्हीं क्षेत्रों के आधार पर किया गया। तो आज मूल रूप से जो है हम लोग चालुक्य वंश को जानने के क्रम में जो है सबसे पहले बादामी के चालुक्यों के बारे में जानेंगे, जिनका क्षेत्र जो है यानी बादामी या वातापी के जो चालुक्य है, इनका क्षेत्र ये कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो ये क्षेत्र है, ये इनका क्षेत्र रहता है। उसके बाद हम लोग जो है इस वेंगी के चालुक्य के बारे में जानेंगे, जिनका ये क्षेत्र है यानी कि कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र रहता है, यह वेंगी का चालुक्यों का क्षेत्र माना जाता है। फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कल्याणी के चालुक्य, जिनका क्षेत्र यहाँ राष्ट्रकूटों के यानी महाराष्ट्र का जो क्षेत्र रहता है, राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात इस चालुक्य वंश यानी कि कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना होती है। तो उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि चालुक्यों की जो तीनों महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है बादामी या वातापी के चालुक्य के बारे में बात करते हैं। उनके बारे में यानी उनसे संबंधित जो विभिन्न तथ्य जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। उससे संबंधित बातों को जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये जो बादामी या वातापी के जो चालुक्य रहते हैं, इसके संस्थापक जो है जयसिंह माने जाते हैं।
यानी जयसिंह के द्वारा जो है इस वंश की यानी चालुक्य वंश की स्थापना होती है। यानी बादामी के जो चालुक्य है इसके संस्थापक जो है जयसिंह माने जाते हैं और इनकी जो राजधानी है ये राजधानी वातापी या बादामी रहती है, या कहीं कहीं बादामी और कहीं कहीं वातापी भी इसका नाम का उल्लेख मिलता है। तो यानी कि जो बादामी या वातापी के जो चालुक्य है उसकी राजधानी वातापी रहते हैं और उसके जो संस्थापक है वह जयसिंह माने जाते हैं। कहीं कहीं जो दोस्तों इस वंश के संस्थापक के रूप में पुलकेशियन प्रथम को भी माना जाता है, यानी इसके वास्तविक संस्थापक के रूप में इसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जो पुलकेशियन प्रथम जो है यह पहला इस वंश का शासक माना जाता है जिसके द्वारा जो है सर्वप्रथम साम्राज्य के विस्तार का प्रयास किया जाता है। मतलब कि जो पुलकेशियन प्रथम जब शासक बनता है, राजा बनता है, तो वह क्या करता है अपने आसपास के जो राज्य होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं उस पर वह आक्रमण करके वह अपने क्षेत्र में मिलाने लगता है, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार वह करता है। तो इस वजह से है जो कई इतिहासकारों के द्वारा जो है पुलकेशियन प्रथम को जो है इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये पुलकेशियन प्रथम जो है इस वंश का सबसे यानी कि प्रथम शासक रहता है जो अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास करता है और इसका जो शासनकाल रहता है वह 550 से 66 ईस्वी के आसपास माना जाता है, यानी 550 से 66 ईस्वी के पास इसका शासनकाल रहता है। और इस वंश का जो अगला और प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण शासक कह सकते हैं वे यह पुलकेशियन द्वितीय रहता है। यह पुलकेशियन द्वितीय को इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है और इसका जो शासनकाल है 609 से 43 ईस्वी माना जाता है। दोस्तों ये जो पुलकेशियन प्रथम है यह हर्षवर्धन का समकालीन रहता है, यानी कि जिस समय उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा होता है उसी समय जो है दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का शासन चल रहा होता है और इस चालुक्य वंश का जो शासक है उस समय जो रहता है पुलकेशियन द्वितीय रहता है। और यह इसकी जो जानकारी है इनसे पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित जो जानकारी है वह हमें ऐहोल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, जिसकी रचना रवि कीर्ति के द्वारा की जाती है। और यह जो ऐहोल अभिलेख है इसकी जो रचना संस्कृत भाषा में रवि कीर्ति के द्वारा की जाती है। और इस ऐहोल अभिलेख में रवि कीर्ति ने जो है पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित यानी उनके तारीफ में जो है इस अभिलेख का निर्माण किया है और इस अभिलेख में जो है उन्होंने यानी इस अभिलेख में यह अंकित किया गया है कि हर्षवर्धन और जो है पुलकेशियन द्वितीय के मध्य युद्ध होता है गोदावरी नदी के तट पर और इस युद्ध में जो है हर्षवर्धन हार जाता है और पुलकेशियन द्वितीय जो है जीत जाता है। दोस्तों चूंकि ये दोनों समकालीन रहता है, जिस समय जो है पुलकेशियन द्वितीय यहाँ दक्षिण भारत में शासन कर रहा था उसी समय जो है हर्षवर्धन उत्तर भारत में शासन कर रहा होता है। और जब उत्तर भारत के इस संपूर्ण क्षेत्र पर वह लगभग विजय प्राप्त कर लेता है हर्षवर्धन, वह क्या करता है कि दक्षिण भारत की तरफ अपने विजय अभियान को मोड़ता है और दक्षिण भारत को जीतने के क्रम में जब वह गोदावरी नदी के तट पर आता है तो उसका जो सामना है वातापी के शासक पुलकेशियन द्वितीय के साथ होता है और इन दोनों के मध्य जो है युद्ध होता है गोदावरी नदी के तट पर। और इस युद्ध में क्या होता है हर्षवर्धन हार जाता है और पुलकेशियन द्वितीय जीत जाता है। तो इस युद्ध के पश्चात क्या होता है हर्षवर्धन की जो संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करने की यानी एक छत्र राज्य स्थापित करने की जो उसकी महत्वाकांक्षा रहती है, उसकी इच्छा रहती है, वह क्या होता है इस युद्ध के पश्चात खत्म हो जाता है। यानी उसका विजय अभियान गोदावरी नदी के तट के नीचे वह आ ही नहीं पाता, यानी दक्षिण विजय की जो उसकी यात्रा है इस युद्ध के पश्चात थम जाती है, वह उत्तर भारत में ही सिमट कर रह जाता है। तो ये सब हमने हर्षवर्धन वाले वीडियो में पढ़ रखा है। तो इस यानी कि ये सब जो जानकारियां हैं हमें कहाँ से प्राप्त होती है हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के इस युद्ध से संबंधित जो जानकारियां हैं हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है जो रवि कीर्ति द्वारा रचित अभिलेख है और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई अभिलेख है। पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो महेंद्र वर्मन प्रथम है उससे वह वेंगी का क्षेत्र जीत लेता है। दोस्तों ये जो हमने पल्लव वंश के वीडियो में कल पढ़ा था कि ये पल्लव और ये जो बादामी के चालुक्य रहते हैं इन दोनों के मध्य है हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। मीन्स चूंकि ये दोनों समकालीन रहते हैं
और इन दोनों का जो देखिए साम्राज्य जो है यानी इनका जो सीमा क्षेत्र है यह भी एक दूसरे को टच करता है। तो ये सीमा विवाद चूंकि आज के दौर में भी हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान को ले लीजिए, चाहे चाइना और हिंदुस्तान को ले लीजिए, चाहे चाइना और नेपाल को ले लीजिए, तो ये सीमा विवाद कभी खत्म नहीं होता। यानी उस काल से लेकर अब तक से ये जो सीमा विवाद है ये चल ही रहा है। तो उस काल में जो इन दोनों के बीच सीमा विवाद हमेशा चलता था और इस वजह से जो है इन दोनों के बीच जो है संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। तो कभी ये इस पर आक्रमण करते थे, कभी ये इस पर आक्रमण करते थे। तो होता क्या है, जो वातापी का जो ये चालुक्य रहता है, उसका जो ये शासक रहता है पुलकेशिन द्वितीय, वो क्या करता है, पल्लव वंश का शासक रहता है महेंद्र वर्मन प्रथम, उस पर वह आक्रमण करके उसका जो ये क्षेत्र रहता है वेंगी, जो कि गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र माना जाता है, उसे जीत लेता है। और वह इस विजित क्षेत्र को यानी पुलकेशिन द्वितीय जो वेंगी का क्षेत्र महेंद्र वर्मन प्रथम से जीतता है, उस क्षेत्र को यानी वेंगी के विजित क्षेत्र पर अपने भाई जो कि विष्णु वर्मन रहते हैं, उस विष्णु वर्मन को वह विजित क्षेत्र शासन करने के लिए दे देता है। और बाद में क्या होता है, जो ये विष्णु वर्मन है यह स्वतंत्र शासक बन जाता है और यह इस क्षेत्र में शासन करने लगता है और ये वेंगी के चालुक्य के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है पल्लवों के शासन से यह क्षेत्र जीत करके जो है पुलकेशिन द्वितीय ही जो है वेंगी के चालुक्य की स्थापना करता है। तो इसके शासनकाल में और एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, वह है इसके शासनकाल में हेनसांग के भारत यात्रा। यानी कि हमने हर्षवर्धन के शासनकाल वाले वीडियो में भी देखा था कि हर्षवर्धन जो है वह एक चीनी यात्री रहता है और वह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। वह उस यानी कि उस क्रम में जो है वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करता है। तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि वह जो हेनसांग रहता है वह भारत भ्रमण के दौरान जो है इस पल्लव वंश के जो राजधानी रहती है कांची, वहाँ वह भ्रमण के लिए कांची आता है। उसी क्रम में जो है वह क्या करता है, यानी हेनसांग यहाँ वातापी भी आता है, यानी चालुक्यों के शासनकाल में भी वह क्या करता है, वातापी भ्रमण के लिए आता है। तो उसके जीवन से संबंधित यानी ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हेनसांग जो है किस चालुक्य शासक के शासनकाल में बादामी या वातापी में वह यात्रा करता है। तो वह पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में जो है हेनसांग यहाँ चालुक्यों के शासनकाल में आता है, यात्रा करता है। और इसके जीवन से संबंधित और एक महत्वपूर्ण बात है कि यह महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि पल्लव नरेश रहता है उससे तो क्या करता है, आक्रमण करके वह जो है वेंगी का क्षेत्र जीत लेता है। यानी दोनों के बीच चूंकि हमेशा संघर्ष की स्थिति रहती है, तो एक बार जो है वह आक्रमण महेंद्र वर्मन पर करके वेंगी का क्षेत्र जीत लेता है। वहीं जो दोबारा जो है नरसिंह वर्मन जो कि पल्लव वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक माना जाता है, हमने पिछले वीडियो में पल्लव वाले वंश वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो नरसिंह वर्मन प्रथम रहते हैं वह इस वंश का सबसे महान और सबसे पराक्रमी और प्रतापी शासक रहता है। तो इस नरसिंह वर्मन प्रथम से जो है यह पुलकेशिन द्वितीय हार जाता है। मतलब कि ये नरसिंह वर्मन प्रथम और इसके बीच जो युद्ध होता है तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम जीत जाता है और पुलकेशिन द्वितीय जो हार जाता है। और ये नरसिंह वर्मन प्रथम क्या करता है, ये यानी कि ये चालुक्यों की जो राजधानी रहती है वातापी, जिसे बादामी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे यह जीत लेता है। यानी उस पर वह आक्रमण करता है, उसे अपने कब्जे में करके उसे अपने राज्य में मिला लेता है। तो जहाँ पर ये हर्षवर्धन को तो हरा देता है युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय, वहीं जो है महेंद्र वर्मन को भी हरा करके वेंगी का क्षेत्र जीतता है। वहीं जो है नरसिंह वर्मन प्रथम से यानी पल्लव शासक जो रहता है उससे यह हार जाता है। और कहा जाता है कि इस यानी अपने राज्य बादामी को जीतने के क्रम में यानी फिर से वह जो है अपने राज्य को जीतने का प्रयास करता है। फिर से वह क्या करता है, नरसिंह वर्मन प्रथम पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण में इस युद्ध में जो है कहा जाता है कि उसके यानी कि जो नरसिंह वर्मन प्रथम का जो सेना नायक रहता है उसके हाथों उसकी इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। यानी अपने राजधानी को वह हासिल करने के क्रम में है जो वह मारा जाता है। तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जिससे अक्सर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित इन विभिन्न तथ्यों को याद रखना। और इस वंश का जो अंतिम शासक है वह कीर्ति वर्मन द्वितीय
माना जाता है। और इस कीर्तिवर्मन द्वितीय यह एक अयोग्य शासक रहता है, तो यह कीर्तिवर्मन के हरा करके जो है क्या होता है, ये जो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की जाती है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जिनसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं बादामी या वातापी के चालुक्यों से संबंधित। आगे हम लोग जो है वेंगी के चालुक्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो वेंगी के चालुक्य है दोस्तों, इससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न एग्जाम्स में नहीं बनते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। विशेष करके इसके संस्थापक के बारे में पूछा जाता है। तो इसके जो संस्थापक रहते हैं ये विष्णुवर्मन माने जाते हैं। हमने यहाँ देखा कि जो पुलकेशिन द्वितीय है महेंद्रवर्मन प्रथम से युद्ध करता है और वह उसका क्षेत्र जो वेंगी का क्षेत्र आंध्र प्रदेश का क्षेत्र माना जाता है, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का क्षेत्र, वह उसे जीत लेता है और अपने भाई विष्णु वर्मन को वह विजित क्षेत्र दे देता है वहाँ शासन करने के लिए। और बाद में वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में वेंगी के चालुक्य के रूप में प्रसिद्ध होता है। और इसकी जो राजधानी है यह वेंगी मानी जाती है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यह जो है कृष्णा गोदावरी नदी के मध्य भाग पर 500 शताब्दी तक शासन करता है और अंत में चोलों के द्वारा जो है इसका अंत हो जाता है। दोस्तों ये जो वेंगी के जो ये चालुक्य है जिनका ये क्षेत्र है ये लगभग 500 शताब्दी तक शासन करते हैं, किंतु इनका शासनकाल इतना प्रभावशाली नहीं रहता है। इनके द्वारा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए जाते हैं जिनमें इतिहास यानी जिससे संबंधित ऐतिहासिक कोई जानकारी मिले। तो इस वजह से इस वेंगी के चालुक्य से संबंधित ज़्यादा प्रश्न एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। और इसका जो अंत है चोलों के द्वारा कर दिया जाता है। ये जो चोल है दोस्तों, ये चोल जो है बाद में अब अगले वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे। ये चोल जब उभर कर सामने आते हैं तो ये बहुत शक्तिशाली रूप धारण करके आते हैं और ये अपने साम्राज्य का विस्तार धीरे धीरे करते करते यहाँ बंगाल से लेकर के यहाँ नेपाल तक इनका क्षेत्र चला जाता है। यानी इनका साम्राज्य विस्तार इतना होता है। तो इस वजह से है ये चोलों के द्वारा जो है इस वेंगी के चालुक्यों का अंत हो जाता है और पतन हो जाता है। तो ये वेंगी के चालुक्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो एग्जाम्स में यानी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखना है। अब आगे हम लोग जो है कल्याणी के चालुक्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये जो कल्याणी के चालुक्य है मैप में यहाँ देखिए, यानी राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात इस कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना होती है। इनका क्षेत्र यहाँ महाराष्ट्र का क्षेत्र माना जाता है। तो ये जो है इसके संस्थापक तैलप द्वितीय माने जाते हैं। यानी जो कल्याणी के चालुक्य हैं इसके संस्थापक तैलप द्वितीय माने जाते हैं और इसकी जो राजधानी है मान्यखेट रहती है। बाद में जो है इसकी राजधानी कल्याणी हो जाती है। दोस्तों ये जो मान्यखेट है हम लोग जब राष्ट्रकूट वाले वीडियो में देखेंगे, मान्यखेट जो है इस राष्ट्रकूटों की राजधानी रहती है। तो चूंकि राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात ही कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना होती है, तो इस वजह से जो है मान्यखेट उनकी आरंभिक राजधानी रहती है, किंतु बाद में जो है यह राजधानी कल्याणी को बनाते हैं। तो आरंभिक राजधानी मान्यखेट हुई और कल्याणी जो है इनकी बाद की राजधानी बनती है। और तैलप द्वितीय के द्वारा जो है इस वंश की स्थापना की जाती है। कहा जाता है ये तैलप द्वितीय जो है इस राष्ट्रकूटों के सामंत रहते हैं, किंतु राष्ट्रकूट का जो अंतिम शासक रहता है वह कमजोर रहता है। तो धीरे धीरे क्या करता है ये जो है स्वतंत्र राज्य स्थापित करके अपने वंश की स्थापना करता है जो कल्याणी के चालुक्य के नाम से जाने जाते हैं। यानी राष्ट्रकूटों को पराजित कर कल्याणी के चालुक्य की स्थापना इस तैलप द्वितीय के द्वारा की जाती है। तो ये इसकी राजधानी और इसके संस्थापक से संबंधित महत्वपूर्ण बात है जिसको निश्चित रूप से याद रखना है, क्योंकि इन सब टॉपिक से ज़्यादातर इनकी राजधानी और इनके संस्थापक से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद इस वंश में कई शासक आए, किंतु इसका जो सबसे प्रतापी शासक वह माना जाता है विक्रमादित्य षष्ठ। और यह विक्रमादित्य षष्ठ जो है इसका शासनकाल 1070 से 1126 के आसपास माना जाता है। दोस्तों यह विक्रमादित्य षष्ठ जो रहता है यह सबसे पराक्रमी सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, जिसने अपने दम पर यानी इस साम्राज्य को एक स्थायी रूप दिया, एक विस्तारित रूप दिया। यानी इसने साम्राज्य विस्तार का सबसे अधिक प्रयास किया। सबसे अधिक जो कार्य है इनके द्वारा ही इस वंश में
किए जाते हैं। तो इस वजह से जो है इसे सबसे प्रतापी शासक के रूप में इस वंश का जाना जाता है। इसके शासनकाल में जो है जब जब इसका राज्याभिषेक होता है तो यह एक संवत चलाता है जो विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। यह जो है 1076 ईस्वी में यह संवत चलाया जाता है। यानी चालुक्य विक्रम संवत का जो है वह आरंभ जो है ये विक्रमादित्य षष्ठ के द्वारा करवाया जाता है उसके राज्याभिषेक के समय। तो इससे भी बहुत बार प्रश्न एग्जाम्स में बनते हैं कि जो चालुक्य विक्रम संवत का आरंभ कब किया गया है और या किसके द्वारा किया गया। तो यह चालुक्य विक्रम संवत का जो आरंभ है वह 1076 ईस्वी में किया गया और यह विक्रमादित्य षष्ठ के द्वारा किया जाता है जो कल्याणी के चालुक्य वंश का एक महान शासक माना जाता है। और यह जो है एक पराक्रमी शासक ही नहीं रहता है, यह एक शक्तिशाली शासक ही नहीं रहता है, यह सिर्फ शौर्यवान शासक ही नहीं रहता है, बल्कि यह जो है बड़े पैमाने पर जो है कला प्रेमी जो इस लोग रहते हैं उसका संरक्षक यह माना जाता है। मीन्स इसके दरबार में विभिन्न तरह के विद्वान, विभिन्न तरह के कला प्रेमी लोगों को जगह दी जाती थी, उनको मान सम्मान दिया जाता था, उनको संरक्षण दिया जाता था। तो इनके दरबारी कवि जो प्रमुख है वह विल्हन माने जाते हैं, जो कश्मीरी विद्वान माने जाते हैं। यानी यह एक कश्मीरी कवि रहते हैं और यह जो है विक्रमांक देवचरित की रचना करते हैं। यानी विक्रमांक देवचरित के जो रचिता विल्हन है यह इनके ही दरबारी कवि रहते हैं और यह एक कश्मीरी कवि रहते हैं। तो इससे भी बहुत बार प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जो विल्हन है वह किसके दरबारी कवि थे या वह किस वंश के शासक के दरबार में वह रहते थे। तो ये जो है विक्रमांक षष्ठ के दरबारी कवि रहते हैं विल्हन। वहीं उनके दरबार में एक और विद्वान रहते हैं जो विज्ञानेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, जो मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। और यह जो मिताक्षरा है यह हिंदू विधि का ग्रंथ माना जाता है। यानी ये मिताक्षरा के जो लेखक रहते हैं विज्ञानेश्वर, यह भी जो है इनके ही दरबार के विद्वान रहते हैं। और ये जो है हिंदू विधि का ग्रंथ, यानी ये मिताक्षरा हिंदू विधि का ग्रंथ रहता है जो याज्ञ वल्लभ के स्मृति पर टीका माना जाता है। पुराने समय में जो धर्म पर आधारित ग्रंथ होते थे, बड़े बड़े जो रचनाएं की जाती थी, उसके यानी उसको सरल भाषा में समझाने के लिए, उसके अर्थों को सरल भाषा में बताने के लिए बाद में उन पर कई ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी गई थी। तो उन यानी कि ये मिताक्षरा जो रहता है ये याज्ञवल्क्य की स्मृति पर एक प्रकार का टीका है जो बाद में इस विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा जाता है। और ये जो विज्ञानेश्वर है ये इसके ही दरबार के विद्वान माने जाते हैं। यानी चालुक्य शासक जो विक्रमादित्य षष्ठ रहते हैं उसके ही दरबार के ये विल्हन और विज्ञानेश्वर इनके ही दरबार के विद्वान रहते हैं, जिसने क्रमशः विक्रमांक देवचरित की रचना और मिताक्षरा की रचना की है। तो यह भी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं। अगला इस वंश का जो शासक रहता है यह सोमेश्वर तृतीय रहता है। और यह सोमेश्वर तृतीय से बस एक प्रश्न बनता है कि इसने जो है यानी यह एक प्रतापी शासक रहता है, यह भी है शौर्यवान शासक रहता है, यह भी अपने साम्राज्य को अच्छी तरह से संभालता है कि और इसके द्वारा जो है मान सोलास की रचना की जाती है। यानी कि यह जो है यह भी कला प्रेमी रहता है और यह एक अच्छा लेखक भी रहता है, इसके द्वारा मान सोलास की रचना की जाती है। इस वंश का जो अंतिम शासक है वह सोमेश्वर चतुर्थ माना जाता है। सोमेश्वर चतुर्थ इस वंश का अंतिम शासक रहता है। और दोस्तों यह जो है सोमेश्वर चतुर्थ यह यानी अच्छा शासक रहता है, यह अयोग्य शासक नहीं रहता है, यह पराक्रमी शासक रहता है, यह शौर्यवान शासक रहता है। किंतु इसके शासनकाल में क्या होता है कि होयसल का राजा जो रहता है बल्लाल और काकते का राजा जो रुद्र रहता है, यानी ये दोनों साजिश करके यानी होयसल का राजा बल्लाल और काकते का राजा जो रुद्र रहता है ये दोनों सामूहिक रूप से इस पर आक्रमण करता है और युद्ध में इसे हरा देता है। और आप इसे युद्ध में हराने के बाद क्या करता है यानी 1889 ईस्वी के पास इस पर आक्रमण करता है और इसे युद्ध में हरा देता है और इसे अपदस्थ कर देता है। तो इस प्रकार क्या होता है कल्याणी के जो ये चालुक्य वंश का अंत हो जाता है। यानी 1200 के आसपास जो है इस चालुक्य वंश का पूर्णतः
अंत हो जाता है। तो ये थे दोस्तों चालुक्य वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है राष्ट्रकूट और चोल वंश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।